First of all, thank you so much for inviting me and giving me an opportunity to share whatever my experience is on alcoholism. So, before going to alcoholism, let us. Yeah, so अल्कोहलिज्म के बारे में शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्कोहल क्या है। हम सब भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा होता है कि ये जिस चीज़ की वजह से ये बीमारी हुई है, ये है क्या और ये क्या हमारे शरीर पर असर कर सकती है। और जो भी इसका कॉम्पोजिशन है अल्कोहल का और जो भी इसका असर है हमारे शरीर के ऊपर, वो कोई भी बदल नहीं सकता। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इसको कंट्रोल करके पीता हूँ या मैं इसको अच्छी तरह पीता हूँ, कहते हैं ना गुड ड्रिंकिंग, कंट्रोल ड्रिंकिंग, तो ये हमें भूल जाना चाहिए कि आपका इसमें कोई रोल है। शराब जो है एक केमिकल है और उसको हम कहते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल, और अल्कोहल की कैटेगरी का एक पर्टिकुलर केमिकल है। इससे खराब एक और केमिकल है जिसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। और जो आपने सुना होगा कई बार कि किसी गांव में या किसी शहर में बहुत सारे लोगों ने एक साथ शराब पी और वो अंधे हो गए या उनको बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। वो इसका एक दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल, और वो शरीर के लिए बहुत खराब होता है। देखिए, जब भी ये केमिकल आपकी बॉडी में जाएगा तो यहाँ हमारी खाने की नली होती है, पहले मुंह में जाता है, फिर वहां से खाने की नली में जाता है और फिर उसके नीचे होता है अमाशय, स्टमक। तो मोस्ट ऑफ अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्कोहल स्टमक के अंदर शुरू होता है और काफी कुछ नीचे जाने के पहले वो पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर वो चला जाता है और शरीर के अलग अलग अंगों में चला जाता है। अब ये जैसे ही आप लेते हैं इसको तो कुछ ही मिनट्स के अंदर ये सीधा ब्लड में जाके और दिमाग में चला जाता है, और दिमाग में जाके ये, अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक कुछ केमिकल लोचा अंदर करता है। और उसको समझना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट ये है कि बहुत डिटेल्ड है और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रखी है। बट आपको ये बताना चाहूँगा कि एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। तो ये एक केमिकल डोपामीन हमारे शरीर में जाके इतना मज़ा देता है, इतना मज़ा देता है, और वो कितना मज़ा देता है आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। उसके आगे सब कुछ फेल है। और दिमाग की एक और कैपेबिलिटी है, वो जो मज़ा आया है वो दिमाग याद रखता है, और जब वो दिमाग याद रखता है तो वो कहता है और दो, डेली बेसिस पर। और जब होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस कुछ भी ऐसी चीज नहीं आती है, तब तो वो अपना बोनस भी मांगता है। तो ये तो असर है दिमाग के ऊपर। अब दिमाग में करीब आप देखेंगे तो एक ड्रिंक के बाद, एक पैक के बाद 2 लाख दिमाग की कोशिकाएं खराब, और जब ये 2 लाख कोशिकाएं खराब होती हैं तो आप सोच सकते हैं कि काफी समय पीने के बाद इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, भूलने लग जाता है। तो वो किस वजह से है? क्योंकि ये कोशिकाएं मर रही। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि आपको उससे एडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि याद रखिए वो केमिकल डोपामीन जो रिलीज होने ही वाला है और उसको आप नहीं बदल सकते। दूसरी चीज ये है कि ये बाकी और ऑर्गन्स में भी, अंगों में चले जाते हैं। जैसे लिवर है तो वो लिवर को खराब करेगा, पेनक्रियास को खराब करेगा, हार्ट अटैक्स करेगा। कुछ लोग खड़े होते हैं और खड़े होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं,
तो एक छोटा ब्रेन होता है हमारा पीछे की तरफ, एक बड़ा ब्रेन आगे, और एक नीचे की तरफ छोटा ब्रेन होता है, ये उसको खराब करता है। तो लोग अपना बैलेंस नहीं पाते। कैंसर्स बहुत कॉमन है, उसके बाद सुसाइड्स है, आपके एक्सीडेंट्स हैं, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो शराब करता है। अब ये तो एक डॉक्टर का एक व्यू हो गया कि कुछ अंग खराब होते हैं और 60 बीमारियां पहले ही लोग पता कर चुके हैं कि ये अल्कोहल से होती हो, और वो जो भी पिएगा किसी ना किसी रूप में होगी। दूसरा है, फिर ये देखा गया कि फैमिलीज जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी वजह से। आदमी काम नहीं कर सकता है, छुट्टियां ज्यादा लेता है, उसके जॉब पर असर होता है, उसकी सेविंग्स पर असर होता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी पे असर होता है। तो ये जो बीमारी है, जो कि एक जिसको हम अभी बात करेंगे अल्कोहलिज्म की, उससे पूरी की पूरी जिंदगी के ऊपर असर होता है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि इस स्लाइड के अंदर मैंने बता रखा है कि भले ही आप कुछ भी ले लें, भले ही वो बियर हो, चाहे वाइन हो, चाहे वो आपकी ब्रीजर हो, या विस्की हो, रम हो, कुछ भी हो, असर वही रहने वाला। कंसंट्रेशन या मात्रा उसके अंदर कम हो सकता है, लेकिन असर कभी भी नहीं बदलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम कुछ बदलाव लाए हैं अपनी जिंदगी में, और पहले तो हम हार्ड लिकर पिया करते थे, लेकिन अब बियर के ऊपर आ गए, हमने कुछ चेंज किया है। तो आपने चेंज किया होगा, शरीर को वही समझ में आ रहा है कि आप ले वही कंपाउंड ले रहे हैं जिसका नाम है C2H5OH, और आपके ब्रेन पे या आपके शरीर पे वही असर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक प्रेफर करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असर वही आने वाला है। आपको बिल्कुल अल्कोहल बंद करनी चाहिए, जो भी इस बीमारी से ग्रसित है या जिनको ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो केवल अल्कोहल की वजह से। अब मेरा एक मैसेज जो मैं कहना चाहूंगा, या मैंने एक चीज और लिखी है, डू नॉट एक्सपेरिमेंट। अभी डू नॉट एक्सपेरिमेंट है उन बच्चों के लिए जो कि पहली बार इसके कांटेक्ट में आते हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो कि कई कई बार अपने बच्चों को कहेंगे कि अ, पिया तो करो, लेकिन कंट्रोल करके पिया करो, और सेफ ड्रिंकिंग, रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग किया करो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आज का ज़माना ज़्यादा है फ्रीडम का, रादर देन ये समझने का कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और बुरी है। तो ये मैंने मैसेज इसलिए दिया है क्योंकि अल्कोहल एडिक्टिव है। 10 से 30% लोगों को अल्कोहलिज्म की बीमारी होगी जो शराब पीते। 10%, 10 से 20% अडल्ट के लिए। ये अगर 100 अडल्ट शराब पिएंगे, सो 10 से 20 को अल्कोहलिज्म की बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चे, टीनेजर्स पिएंगे, तो ये रेट 30% तक बढ़ सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि स्कूल गोइंग किड्स, टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसा मैंने बोला, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पीना चाहें, बट बच्चों को तो डिस्करेज करना ही चाहिए कि वो ना पिए। तो ये मैंने आपको कुछ बताया अल्कोहल के बारे में, और 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अल्कोहल के कंटेंट को नहीं बदल सकते। अल्कोहल आपके अंदर जो पहला घूंट लिया है, उसके बाद शरीर में क्या होने वाला है उसको आप नहीं बदल सकते। आप अल्कोहलिज्म की बीमारी को नहीं बदल सकते, और इससे जो भी डैमेज होने वाला है उसको आप नहीं बदल सकते। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल हम बात कर चुके हैं, करीब करीब 60 बीमारियां करता है। प्री मेच्योर डेथ, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे भी आप सर्च करिएगा,
15 साल से 50 साल के बीच में मौत का सबसे बड़ा कारण, 15 से 50 साल के बीच में। और क्योंकि मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, लिवर स्पेशलिस्ट हूँ, तो हमारे यहाँ यंग लोग 25 साल से लेके और 40 साल के बीच में, तो आप पूछिए मत कितने लोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये ना खुद को ही डैमेज करता है, बट फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत तकलीफ होती है, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। तो एक मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे जीवन में एरियाज में तकलीफ होती है। अ, अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट केवल ये है कि कुछ समय बाद आपको लिवर बदलना ही पड़ता है, और ऐसे पेशेंट्स हम बहुत देखते हैं। एडिक्टिव मैंने आपको बता ही दिया, 10 से 30% लोगों को अल्कोहलिज्म की बीमारी हो जाती है। अब वो इसको छोड़ने में अ, अ, या तो बहुत मुश्किल पाते हैं या कभी छोड़ी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में बता रखा है कि ये हेल्दी लिवर है। आप देखिए, ये जो लिवर है ये करीब 1-1.5 किलोग्राम का होता है, और हमारे राइट साइड में पेट के ऊपर यहाँ होता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे जहाँ मैंने हेल्दी लिखा हुआ है, कितना स्मूथ है, और ये बड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे बटर होता है उसकी तरह सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है ये स्टिफ होने लग जाता है, और ये इस तरह का ये लिवर, कुछ समय बाद इसके अंदर ये कैंसर डेवलप होने लग जाता है। और जब ऐसा कुछ होने लग जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि भाई अब आप लिवर को बदलवा लीजिए, ढूंढिए कौन आपको लिवर दे सकता है। और इसमें करीब करीब 15 से 40-50 लाख रुपए का खर्चा होता है, और फिर आजीवन ट्रीटमेंट चलता है। प्रॉब्लम ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट लोग तब तक नहीं करते जब तक 6 महीने तक शराब न छोड़ पाए। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी शराब पीते रहते हैं। सोचिए, अ, एक बेटा जो कि 18 या 19 साल का है, वो अपने एक पिता को अपना लिवर, अपनी जान को अ, जो है डेंजर में डाल के, और वो बड़ा ऑपरेशन करा के अपने पिता को लिवर देता है, और वो पिता लेने के बावजूद फिर वापस वह शराब शुरू कर देता है। कितनी कितनी सीरियस कंडीशन है ये। अब हम आते हैं बीमारी पर जिसका नाम है अल्कोहलिज्म, और इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आजकल अल्कोहलिज्म को हम कहते हैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इसको आप अल्कोहल डिपेंडेंस भी कह सकते हैं या अल्कोहल एडिक्शन भी कह सकते हैं। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे पता करें कि किसी को अल्कोहलिज्म की बीमारी। तो एक तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स हैं, प्रश्नावली होती है बहुत सारी। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके ए के अंदर भी कुछ सवाल हैं। फिर मेडिकल साइंस ने भी कुछ अपने अलग अलग क्वेश्चनेयर्स बनाए हैं। तो जैसे एक क्वेश्चनेयर है, सिंपल क्वेश्चनेयर है केज का, CAGE। तो सी का मतलब है कट डाउन। तो कट डाउन मतलब या तो आप छोड़ना चाहते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स या बाकी और कोई आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि भाई आप ज्यादा पीते हो और अब आप इसको कम कर दें। दूसरा है एंगर। ऐसा जब भी आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई अब आप मत पियो, तो आपको गुस्सा आता है या आप इरिटेट होने लग जाते हैं। दूसरा हुआ ये एंगर। तीसरा है गिल्ट। पीने के बाद बहुत गिल्ट होती है, पश्चाताप होता है, फिर सोचते हैं कि आज नहीं पियेंगे, लेकिन फिर वापस पीने लग जाते हैं। जी, गिल्ट। एक है आई ओपनर। सुबह उठते ही ऐसा नहीं हो सकता कि ना पिए, ना हाथ पैर काम करते हैं, ना ब्रश कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वही दुख और त्रासदी का जो है एक दिमाग के अंदर फीलिंग रहती है, और उसको पीने के बाद ही हाथ हिलना कम होते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं आई ओपनर। अगर इसमें से एक भी सवाल सही है तो इसका मतलब है कि आप अल्कोहलिज्म से ग्रसित हैं। प्रेजेंटली हमारे पास एक क्वेश्चनेयर है, जो कि 11 सवालों का क्वेश्चनेयर है।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बता देता हूँ मैं आपको। विड्रॉल, पहला है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब ये है कि आप जब भी शराब छोड़ते हैं तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, शरीर में दर्द होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि अब खत्म होने वाला है। तो पहला है विड्रॉल। दूसरा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि एक अल्कोहल की ही प्रॉपर्टी है और ये करेगी, जिनको भी ये बीमारी होगी उसके अंदर ये टॉलरेंस करेगी। मतलब शराब पीने के बाद जो एक पैग से असर आता था, धीरे 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 वो अब एक पैग से नहीं आता, अब वो दो पैग से आता। कुछ समय बाद वो तीन पैग से, आधी बोतल, एक बोतल, डेढ़ दो बोतल से वो असर आता है। और उस असर को पाने के लिए वो जो भी पेशेंट है या जो भी इंसान है वो उसको अब शराब की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और शराब की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ये एक फिनोमेना है जो कि हमारे शरीर में होता है और इसको भी पहली ड्रिंक के बाद या कुछ समय ड्रिंकिंग के बाद आप बदल नहीं सकते। उसके बाद फिर है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब बहुत ही एक इच्छा होती है पीने की, तीव्र इच्छा। उसके बाद एक होता है कि आप किसी भी डेंजरस सिचुएशन में शराब पीते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप शराब पी रहे हैं, आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, हाइट्स पे काम कर रहे हैं तो आप शराब पी रहे हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर ने बता रखा है कि भाई आपको बीमारी है, आपको शराब नहीं लेनी चाहिए, उसके बाद भी आप शराब पीते हैं। या आपको कोई बीमारी हो गई या आपके कोई पुलिस केसेस होते हैं, आप कहीं भी जाके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पुलिस ने आपको बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि भाई अब आप मत पियो, आपको एक वार्निंग देते हैं लेकिन फिर भी आप पीते रहते हैं। तो ऐसे करते करते करीब 11 सवाल होते हैं और उसके अंदर से अगर आपके कोई भी सही है तो आप अल्कोहलिज्म की बीमारी से ग्रसित हैं। मैंने बहुत ओल्ड टाइमर्स जो ए में आते हैं उनसे बात करी तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होती नहीं है डायग्नोस करने के अंदर, सबको पता होता है। और जिनको भी अल्कोहल की मदद चाहिए होती है वो झूठ बोलने लग जाते हैं अपनी ड्रिंकिंग का, या पीने के बाद जो है कल रात को क्या हुआ वो उनको याद नहीं रहता। तो ये श्योर शॉर्ट साइंस है अल्कोहलिज्म के। बट मेडिकल साइंस में हम कुछ स्कोर्स काम में लेते हैं और ए के अंदर भी कुछ क्वेश्चन हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अल्कोहलिज्म कैसे आप डायग्नोस करें। बट जनरली इसमें प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि वो जो अल्कोहल लेता है और जिसको अल्कोहलिज्म है उसको तो पता नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया को पता होता है कि भाई इसको शराब से कोई ना कोई तकलीफ है। लेकिन उसके दिमाग में ये रहता है ना तो किसी और को पता है और मुझे तो ये तकलीफ है ही नहीं। डिनाइल बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले करता है। अब अगर अल्कोहलिज्म है तो उसके कुछ लक्षण जो है, अ, ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर केवल बॉडी नहीं, जो दिमाग है वो भी एबनॉर्मल, वो भी असामान्य है। तो इसके अंदर पहला जो लक्षण है वो ये होता है फिजिकल क्रेविंग या शारीरिक भूख। और ऐसा माना गया है कि अ, ये डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने सबसे पहले दिया था करीब 85 साल पहले। और उन्होंने ये बताया था कि जब भी एक अल्कोहलिक शराब पीता है तो वो एक घूंट के बाद या एक पैक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वो रुक नहीं सकता, उसका नियंत्रण खत्म है। क्योंकि शरीर में ऐसी कुछ उत्तेजना होती है जिसकी वजह से वो एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, छह पीता रहता है। इसको हम कहते हैं शारीरिक भूख, फिजिकल क्रेविंग। और ऐसा कहा जाता है कि ये इसलिए होता है कि ये जो लोग हैं ये उनको शराब से एलर्जी है। ये एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट उस समय दिया गया था कि इन लोगों को शराब से एलर्जी है, उस एलर्जी की वजह से ये जैसे ही एक पैग लेते हैं अब वो दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं और वो रुक नहीं सकते। दूसरा है मानसिक आकर्षण, मेंटल ऑब्सेशन। छोटा मोटा अट्रैक्शन नहीं है, ये है ऑब्सेशन, मानसिक आकर्षण। और ये बहुत ही स्ट्रांग, एक जुनून है पीने का। आपने आज रात को नहीं पी लेकिन वो सुबह जरूर आए। आपने एक महीने छोड़ दी, वापस आएगा।
6 महीने छोड़ दी, 1.5 साल छोड़ दी, 5 साल छोड़ दी, वो आकर्षण रहेगा पीछे की तरफ, इतना तीव्र। तीसरा है स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिक दिवालियापन, मतलब कि आज तक कुछ बदलाव लाने की नहीं सोची, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता जाता है। तो ये इसके 3 लक्षण हैं: फिजिकल क्रेविंग, मेंटल ऑब्सेशन एंड स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है वो केवल आप ये समझे चेंज, वो किसी भी तरह का चेंज हो, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बदलाव पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन ए का जो 12 स्टेप प्रोग्राम है वो भी चेंज या बदलाव पर ही टिका हुआ है। अब ये बीमारी कोई नैतिकता, मतलब मोरालिटी, अच्छाई बुराई की नहीं है कि जो भी इनको भी बीमारी है अल्कोहलिज्म की, वो शुरू से ही खराब इंसान है और बदमाश है, चोर है, खराब है, ऐसा नहीं है। तो इसमें नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज है ये विल पावर की बीमारी, ये इच्छा शक्ति की बीमारी। अब बहुत लोग ये बोलेंगे आपको कि कॉन्फिडेंस रखो, विल पावर जिसकी होगी वो शराब छोड़ सकता है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है विल पावर। अगर आपको ये बीमारी है और आपने पहला घूंट ले लिया, अब कोई विल पावर आने वाली नहीं। एलर्जी की वजह से जो फिजिकल क्रेविंग है वो रहेगी, अब आप रुक नहीं सकते। सो आपको जो भी आपकी विल पावर या इच्छा शक्ति लगानी है वो बदलाव में लेकर आए। कैसे आप पहले घूंट से दूर रहे, वो विल पावर तो समझ में आती है। यहाँ ठीक है, आज आपने सोचा कि आज सुबह उठते ही नहीं पीऊंगा लेकिन नया कुछ करूँ, या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहां उससे कुछ ट्रीटमेंट लूंगा, या मैं सेल्फ सपोर्ट ग्रुप्स जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस है उसके अंदर जाऊंगा, उसकी रोज मीटिंग्स अटेंड करूंगा, कम से कम 90 दिन में 90 मीटिंग्स अटेंड करूंगा, एक स्पॉन्सर बनाऊंगा, एक 12 कदम करूंगा। जो ए में लंबे समय से है वो ये इच्छा शक्ति रखते हैं कि हाँ मुझे इसी तरह रहना है। सो इच्छा शक्ति आप रखिए, अपना लाइफ स्टाइल को बदलिए, लेकिन जिस दिन आपने एक घूंट ले ली, अब आपकी इच्छा शक्ति काम में आने लगी है, क्योंकि पहले घूंट के बाद जो कुछ भी होने वाला है उसको आप नहीं बदल सकते। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है कि इच्छा शक्ति से क्या मतलब है। बट एल्कोहलिज्म कोई बीमारी इच्छा शक्ति की है नहीं, और ना ही ये नैतिकता की कोई बीमारी है। इसके 3 लक्षण मैं आपको बता चुका हूँ। इट्स अ डिजीज ऑफ माइंड एंड ऑल्सो योर बॉडी, फिजिकल बॉडी। और ये डॉक्टर सिल्कवर्थ पहले ही बोल चुके हैं, और उन्होंने कहा था, और ये बिग बुक में लिखा हुआ है कि वी बिलीव and so suggested a few years ago that the action of alcohol on these chronic alcoholics is a manifestation of an allergy, and that the phenomenon of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinker. तो जो अल्कोहलिक्स नहीं है उनके अंदर ये फिनोमेना नहीं होता। तो अब एक एवरेज ड्रिंकर हम किसको कह रहे हैं, जिसको ये अल्कोहलिज्म की बीमारी नहीं है। तो वो काम करके आता है, रात को 1 पैक लेता है या 2 पैक लेगा, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे को थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा है और नींद जैसी आ रही है, थोड़ा चक्कर आता है, और वो फिर यहीं तक सीमित है। वो दूसरे दिन नहीं, सुबह उठते ही उसको कोई मेंटल ऑब्सेशन नहीं होता कि उसे पीनी पी, आज नहीं पी, कल नहीं पी, महीने नहीं पी, 2 महीने नहीं पी। लेकिन उसके साथ ये नहीं होता कि पीने के बाद वो रुकता नहीं। तो एक अल्कोहलिक के अंदर तो ये फिजिकल क्रेविंग होती है, और वो कुछ समय नहीं भी पिएगा तो नहीं पिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो बहुत जरूरी है रोज। तो ये जो कंसेप्ट है करीब 85 साल पहले आ चुका था। अब जो ट्रेजेडी है, जिनको भी ये अल्कोहलिज्म है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, ए मेंबर्स अगर जाके
आपके कुछ डॉक्टर से मिलते हैं या जजेस से मिलते हैं या जहाँ पर भी वो पीआई करते हैं, सो उनको थोड़ा एजुकेट करना होता है बाकी लोगों को कि अल्कोहलिक्स को समझना ज़रूरी है, अल्कोहलिज़्म की बीमारियों को समझना ज़रूरी है कि उनके साथ निराश, आशाहीन पत्नियाँ हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। अम, बच्चों को तो बेचारों को समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है और दैनिक जीवन में जो-जो भी उनके साथ परेशानियाँ हो रही हैं, अ, वो भी लोगों को समझना ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से जो एए मेंबर्स हैं, अ, वो लोग इसको समझ भी सकते हैं और दूसरे लोगों को समझा भी सकते हैं। जो भी यहाँ पर एल-एन-ऑन के मेंबर्स हैं या एला टीम के मेंबर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अ, जो भी चेंजेज़ अल्कोहल की वज़ह से होते हैं या जो अल्कोहलिज़्म बीमारी की वज़ह से है, उनको आप भी नहीं बदल सकते और रादर देन ये सोचने के, ये समझने की कि मैं जो कह दूँ, अगर वैसा ये कर लें तो ठीक हो जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा भी पॉसिबल है। जब तक जिसको ये बीमारी है वो बदलाव नहीं लाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता और वो उसी को समझना ज़रूरी है। हमारे चाहने से उसकी ना तो ये बीमारी हटेगी, ना अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हटेंगी, ना जो बीमारी होने वाली है, वो हटेगी। बट कहीं कहीं न कहीं आप ये देखिए कि जब भी वो अल्कोहलिक ने नहीं पी रखा हो तब एक पॉज़िटिव बात ज़रूर करें। मुश्किल होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सपोर्ट करना जो है आपके अल्कोहलिक को वो बहुत-बहुत ज़रूरी है। भले वो वाइफ़ हो, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कुछ भी हो। सो अल्कोहलिक को समझना और अल्कोहलिज़्म को समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये शराब का दुष्चक्र, इसको मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि ये एक विशिष्ट साइकिल है और 1 मिनट। अल्कोहलिज़्म की विशिष्ट साइकिल को समझना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि अगर 100 लोग शराब पिएँगे तो उसमें से 20 से 30% को ये बीमारी है। जब पहली बार शराब पीते हैं तो जनरली एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब पीने के बाद बहुत मज़ा आता है या कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो एक बार पीते हैं तो इनिशियली वो 1 पैग या कुछ बियर या इससे शुरू करते हैं। लेकिन जिनको ये बीमारी लग जाती है, वो रोज़ पीने लगते हैं और फिर मैंने आपको बताया कि एक टॉलरेंस होती है कि मात्रा बढ़ती है तो वो धीरे-धीरे मात्रा भी बढ़ती है। अब जब ये शराब की मात्रा बढ़ती है तो शराब की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपके अंगों में जो कोशिकाएँ हैं, उसको डैमेज करेंगे ही करेंगी। तो इतने समय, लंबे समय पीने के बजाय मैंने आपको बताया 60 बीमारियाँ हो जाती हैं, वो शुरू हो जाती है। कभी समय ऐसा आता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम होने लगी या कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी आ गई कि अब उसको वो छोड़ना चाहते हैं और जब छोड़ते हैं तो कुछ खराब चीज़ें आती हैं। हाथ-पैर काँपते हैं, नींद नहीं आती है, बुरा लगता है, घबराहट, बेचैनी, पसीने आते हैं। तो इंसान को ऐसे लगने लग जाता है कि पीते थे वही ठीक था, अब छोड़ने से तो बड़ी तकलीफ होने लगी। तो यहाँ पर विथड्रॉल आने लग जाता है और इन विथड्रॉल्स नहीं आए इसके लिए वापस पीते हैं या जब पीते हैं तो ऐसा लगता है कि अ, इमोशनली ऐसा लगने लग जाता है, अ, वो जो गिल्ट होता है वो आता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों पिया, क्यों इसको मारा, क्यों इसको गाली बकी, क्यों ऐसा एक्सीडेंट कर दिया। तो उनको ये लगने लगता है कि अ, अब हमें छोड़ना चाहिए। तो अब जब छोड़ते हैं तो फिर विथड्रॉल आने लग जाते हैं। सो दिमाग में पूरी तरह बैठ जाता है कि नहीं भई पीते थे तो ठीक था, छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। वो डर बैठने लग जाता है और चाहते हुए भी वो नहीं छोड़ते। तो ये एक विशिष्ट सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसको तोड़ना ज़रूरी है और अगर ये विशिष्ट सर्कल टूटेगा, तो ही शराब से बाहर आ सकते हैं और ये विशिष्ट सर्कल आप देखिए कितने-कितने साल चलता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो यहाँ पर होप रखने की ज़रूरत है और ये पता होना चाहिए कि हाँ, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिससे कि हम इस अल्कोहलिज़्म से बाहर आ सकते हैं।
और ये मैंने आपको बताया कि जो शराब की लालसा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जब भी पश्चाताप होता है और ये निर्णय ले लेते हैं कि भाई अब तो कभी पिएंगे ही नहीं, तो ये शराब की लालसा एक तरफ और दूसरा पश्चाताप या दोबारा नहीं पीने का निर्णय, ये चलता रहता है। और जब तक मानसिक बदलाव नहीं होगा, जब तक आप अपने जीवन में आपका जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज नहीं करेंगे, आपके विचार, आपके कर्म और आपकी भावनाएं जब तक नहीं बदलेंगी, तब तक अल्कोहल से दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका डेफिनेटली समाधान तो। अब आप कुछ भी करें, अगर आपको बदलाव लाना है तो पहला, होश में तो हो, कुछ समझे तो सही, चिड़चिड़े तो न रहे। तो जो अंडर इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म होंगे, जो पीते रहेंगे, उनमें बदलाव आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब भी ज्यादा पी रखी हो और छोड़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ये उनकी हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप समझिए, हम आपको कुछ समय डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वहां पर आपके कुछ टेस्ट होंगे। हाँ, सो मैं आपको डॉक्टर का रोल बता रहा था। तो कुछ टेस्ट करके पता किया जा सकता है क्या बीमारी है, भर्ती करके और डिटॉक्स किया जा सकता है, जिससे कि आप ऐसी स्थिति में आ जाए कि आप कुछ समझ सकें। और फिर आप और फिर आप जो भी आपके काउंसलिंग के सेशंस है, ए की मीटिंग्स है, 12 स्टेप प्रोग्राम है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि अगर जरूरत पड़े तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में जरूर भर्ती कराएं। उससे पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर मैं छोड़ूंगा, सो है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है उनको देखने के लिए। जैसे मैं हमारे पेशेंट्स को भर्ती करता हूँ हमारे डी एडिक्शन सेंटर में, 3 4 5 दिन तकलीफ रहती है, नींद नहीं आती, बहुत घबराहट, बेचैनी होती है, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ने के वो इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर उनके साथ काउंसलिंग और बाकी 12 स्टेप प्रोग्राम या ए की मीटिंग्स वो अरेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जो पहले का कंसेप्ट था एलर्जिक टाइप ऑफ एल्कोहलिक, तो अ, इनके अंदर अगर उनको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं छोड़ने के बाद छोड़ी है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ खराब नहीं हो रहा मेरे साथ, तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कुछ नया अपने में बदलाव ला सकते हैं, उनको आत्मविश्वास भी आता है थोड़ा ट्रीटमेंट का। अच्छा, इनके साथ जो है कोई भावनात्मक अनुरोध काम नहीं करता। आप ये मत सोचिए कि आप इमोशनल हो जाएंगे बहुत ज्यादा इनके साथ, तो जो है ये छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं। जो भी इनको ट्रीटमेंट है या जो भी संदेश है, पर्टिकुलरली मैं जो ए मेंबर्स हैं और जो 12 स्टेपिंग कर रहे हैं और जो पीआई वगैरह करते हैं, कि संदेश जो है उसमें गहराई और वजन होना चाहिए। मतलब छोटे मोटे उससे काम नहीं चलेगा, तेरे तू छोड़ेगा तो तेरे को ऐसे फायदा हो जाएगा, घर वाले सफर कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब चीजें चलती नहीं। और उनके आदर्श भी ऐसे होने चाहिए जो उनको कहते हैं ना, ESH, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, उसमें भी वो गहराई, वो शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो अगर उनका ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ केवल अ, सच्चाई हो, शक्ति हो और गहरी सोच हो, गहरा बदलाव हो, तभी ये काम हो सकता है। अब जो कहते हैं कि मेन चीज जो भी है इसके ट्रीटमेंट का, हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चेंज होना बहुत जरूरी है, बदलाव। तो बदलाव अपने कर्म में और अपने विचार में, और जब ये दो चीजों में चेंज होगा तो जो है आपकी भावनाओं में भी बदलाव आएगा और वो हेल्प करेगा कि आप शराब से दूर रहें। जो एक थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी,
वो मेनली विचारों पे काम करता है। विचार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उन विचारों को नोट करिए, क्या आपके नेगेटिव विचार हैं, क्या आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, उनकी जगह आप कुछ पॉजिटिव थॉट्स लाएं। ये कहता है भाई कुछ नया करो, तो अपने कर्मों से नया करना शुरू करें। वॉट एवर इट इज, दोनों चीजों में चेंज आना जरूरी है। और जब ये चेंज आता है तो इसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं ना, आध्यात्मिक जागरण या अनुभव। और वो कैसे आता है? वो आता है आपके 12 स्टेप प्रोग्राम से। और ये एक बहुत अच्छा जरिया है जहाँ पर आप आके इस चेंज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए के प्रोग्राम का सबसे अच्छा फायदा ये है कि एक तो इसमें कोई पैसे नहीं लगते, नंबर एक। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने जो अब शराब से दूर है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एसीटी है, बाकी जब भी आप जाते हैं कहीं, सो वो उसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम है, जो कि ये समझते हो। कॉग्निटिव सीबीटी कराने वाले भी कम है, और दूसरा उसके साथ चार्जेस भी एसोसिएटेड। सो दोनों का जो है कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है, लेकिन ये चेंज, ये बदलाव बहुत बहुत जरूरी है। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली चीज होती है, जो हम देखते हैं, वो होता है डिटॉक्स। और डिटॉक्स के अंदर जनरली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो हम इसलिए करते हैं कि जो वो छोड़ते हैं तो वो अनुभव ठीक रहे, छोड़ने का अनुभव ठीक रहे। तो उसके अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं वो देते हैं, कुछ फ्लूइड्स लगवाते हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ होती हैं, कुछ लोगों को पेट में जलन होती है, कुछ लोगों को घबराहट बेचैनी रहती है। तो इन सब का जो है ट्रीटमेंट हम देते हैं। दूसरा, कुछ लोग छोड़ने के बाद तान आने लग जाते हैं, उसको हम अल्कोहल फिट्स कहते हैं। और ये जनरली 48 से 72 घंटे के बाद ये मिर्गी का दौरा पड़ता है। अच्छी बात यह है कि ये मिर्गी का दौरा आप जल्दी ही कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, बट फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले तो इसके लिए ज्यादा अच्छा। एक कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। अब ये जो डिलीरियम ट्रेमेंस है, ये थोड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है, विड्रॉल का खराब रूप है। और इसके अंदर करीब करीब 10 से 20% लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी की शराब छुड़वानी है तो विड्रॉल का ट्रीटमेंट अच्छी तरह लें। अगर माइल्ड विड्रॉल है तो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर सीवियर विड्रॉल है तो भर्ती करना भी जरूरी हो सकता है। जनरल वार्ड में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन डिलीरियम ट्रेमेंस है जिसके अंदर मरीज को होश नहीं रहता, हाथ पैर कांपते हैं, अजीब अजीब सी बातें करता है, तो फिर हम उनको आईसीयू में भर्ती करके ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी चीज है मेंटल इलनेस। देखिए, करीब 10% एल्कोहलिक्स को, 10% को कोई ना कोई साथ में कोई भावनात्मक या मानसिक रोग हो सकता है। जैसे मेजर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है। इनका ट्रीटमेंट भी लेना उतना ही जरूरी है जितना कि अल्कोहलिज्म। ये भी एक विशेष सर्कल है। अल्कोहलिज्म आपकी मानसिक रोग को बढ़ाएगा और मानसिक रोग आपके अल्कोहलिज्म को बढ़ाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप बहुत कोशिश के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ए मेंबर्स आ तो गए हैं लेकिन बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, या उनको लगता है कि मुझे घबराहट बेचैनी ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, कभी तो बहुत अच्छा फील होता है, कभी बहुत ज़्यादा खराब फील होता है, तो वो फिर साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलने। फिर आती है कुछ एंटी क्रेविंग ड्रग्स। बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं कि भैया आप कुछ एंटी क्रेविंग ड्रग्स ज़रूर लिखिए। तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस एंटी क्रेविंग ड्रग्स का ये है कि केवल एंटी क्रेविंग ड्रग्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, और इसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में ये एक्म्प्रोसेट के नाम से आती है, या नैल्ट्रेक्सोन, और 2-3 दवाइयाँ और हैं जो आप एंटी क्रेविंग ड्रग्स के रूप में ले सकते हैं। फिर एक दवा होती है डाइसल्फिराम, एंटाब्यूज के नाम से आती है। इसको सबसे अच्छा यूज में
2-3 सेंटर्स है इंडिया में वो कर रहे हैं, बट वाइफ्स भी इसका बहुत अच्छा काम में लेती हैं, माताएं भी इसका बहुत अच्छा काम में ले लेती हैं। उसको पीस के और किसी खाने में डाल देते हैं, और उसके बाद जब वो पीते हैं तो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, बेचैनी, घबराहट, बहुत खराब लक्षण होते हैं। और वो धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि भाई मैंने इसको, डर जाते हैं वो बेसिकली। लेकिन क्या होता है कि फिर प्यार प्यार में वो वाइफ और वो जो पेरेंट्स से बता देते हैं, देखो भाई हमने तुम्हारे को ये दिया था और इससे तुम्हारी अब तुम शराब से दूर। ऐसा सुनते ही वो अल्कोहलिक फिर बुरी तरह बिगड़ जाता है, बुरी तरह नाराज हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, या जो कुछ भी है, अब मैं नहीं रुकूं। अब वो ध्यान रखता है, वो जो भी उसको देते हैं वो खाता पीता ही, और वो वापस शुरू कर देता है। सो ये जो डाइसल्फिराम है, जो खराब इफेक्ट प्रोड्यूस करती है अल्कोहल के साथ, उसका बेस्ट यूज कैसे लेना है वो ये है कि मरीज तैयार होना चाहिए शराब छोड़ने के लिए। और वो जब 1, 1.5, 2 साल का पीरियड है, उस समय उसको बता के रखा जाए कि भाई देखो ये गोली हम आपको दे रहे हैं, और आप पिएंगे तो आप खराब असर आ सकते हैं। सो अगर आप चाहते हो तो आप इसको ले लो। वो उसका सबसे अच्छा यूज माना जाता है। ये बाजार में डी एडिक्ट के नाम से भी अवेलेबल होती है। उसके बाद अल्कोहल, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी बीमारियां करती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को सिरोसिस हो गया, किसी को पेनक्रियास की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर की बीमारी हो गई, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। वो ट्रीटमेंट जरूर जरूर लेते हैं। कुछ लोग अल्कोहल के साथ तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वो अपना ओरल हेल्थ, मुंह का ट्रीटमेंट जो है बहुत रेगुलरली लेते रहे, और हर 6 महीने में अपने मुंह का जांच किसी भी डेंटिस्ट से या ईएनटी के स्पेशलिस्ट से उसे कराते रहे। हम लोग कई कई बार गलती कर चुके हैं कि पेशेंट के अल्कोहल की तरफ ही ध्यान देते रहे, पता पड़ा कि उनके तो मुंह में ही कैंसर हो गया, क्योंकि साथ में तंबाकू भी ले रहे थे। जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, और भी कोई बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट लेना भी बहुत बहुत जरूरी है। अल्कोहल के साथ अगर गांजा है या और भी और कोई एडिक्शंस हैं, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये तो डिटॉक्स और मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट का दूसरा पार्ट है काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग 1-to-1 भी होती है, ग्रुप काउंसलिंग भी होती है, अल्कोहलिक भी होती है, और फैमिली फ्रेंड्स की भी हो सकती है। अब ये जो काउंसलिंग है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहलिज्म क्या है, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आपके ये ऑप्शंस हैं। अगर आप अभी तैयार नहीं है, फिर भी कोशिश तो कर लीजिए। कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उनको एक होप देने की कोशिश रहती है। सॉरी। तीसरी चीज जो होती है, जो बेसिक चीज है, और यही ऐसी चीज होती है जो कि कुछ बदलाव ला सकती है, और वो है चेंज लाना। इसमें हम देखते हैं कि कौन लोग मोटिवेटेड हैं चेंज लाने के लिए, और कौन लोग मोटिवेटेड नहीं। तो जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, उनको पूछा जाए उन्हीं से कि भाई आप क्या बदलाव लाने के लिए रेडी हैं, और क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं। और फिर वो बदलाव एक आध 12 स्टेप वर्क हो सकता है, जिसको हम आध्यात्मिक जागरण कहते हैं। अगर कहते हैं कि भाई अगर आपने वो 12 कदम कर दिए, तो वो आध्यात्मिक जागरण जो है वो शुरू हो चुका है। और फिर ये भी है कि वो प्रोग्रेस करे, धीरे धीरे बढ़ता रहे। उसके अंदर कोई परफेक्शन नहीं है, बट देन वो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी कुछ थेरेपीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या एसीटी। ये भी कुछ चीजें हैं जो कि आप में बदलाव ला सकती है। सो मेरा मानना ये है, और पर्टिकुलरली ये जो ए मेंबर्स यहाँ पर अभी हैं, जो पहले से यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए ये तो अच्छी बात है कि भाई आप 90 दिन में 90 मीटिंग अटेंड करिए, कीप कमिंग बैक,
मीटिंग भी करते रहिए। ये भी अच्छी बात है कि आप दो या तीन अल्कोहलिक से रोज फोन करके बात करें। लेकिन अगर 12 स्टेप वर्क नहीं होगा तो मेरे ख्याल से लंबी सोबराइटी नहीं आ सकती। और मैंने जब मैं ए का क्लास ए ट्रस्टी था और हमारी जो मीटिंग्स हुआ करती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वहां मैं बहुत लोगों से मिलता था और उन सबका मानना ये था, अगर 12 कदम नहीं होता तो वो साइकिक चेंज आ नहीं सकता। और अगर वो साइकिक चेंज नहीं आएगा, वो बदलाव नहीं आएगा, तो शायद शराब से छोड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि ए बिग बुक रिकवरीज भी है। मैंने बात करी एक दो ए रिकवरी से, उन्होंने कहा कि हमने केवल किताब पढ़ तो ली, कुछ समय तक हमने शराब से दूर भी रहे, लेकिन इतना कंफ्यूजन था, समझ में बात नहीं आ रही, या हमें ऐसा लगने लगा कि हम वापस ले लें। फिर उन्होंने पहले स्टेप्स किए, लोगों की हेल्प ली, और फिर उनको पता पड़ा कि रियल प्रॉब्लम कहाँ पर है और ये बदलाव लाना कितना सख्त है। सो इन तीनों चीजों के तीन जो चीजें मैंने आपको बताई, उसके अंदर कर तो लेते हैं बहुत सारे लोग और मीटिंग में भी लगातार आते हैं, लेकिन कीप कमिंग बैक फॉलो तो करते हैं, लेकिन फिर भी अल्कोहल छूटते हैं। तो जब तक 12 स्टेप वर्क नहीं होता या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आप नहीं लेते हैं, तो शायद लंबी सोबराइटी और वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। मेडिकल रिसर्च हुई है जहां पर उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को कंपेयर किया गया है 12 स्टेप वर्क से। कुछ अल्कोहलिक्स थे, उनको 12 स्टेप थेरेपी कराई, 12 स्टेप वर्क कराया, और कुछ लोगों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कराई, दोनों ही अच्छे थे। उसके बाद है आफ्टर केयर। बहुत सारे लोग कुछ समय आने के बाद ट्रीटमेंट से दूर हो जाते हैं, उनको लगता है अब तो 3 महीने छूट गई, अब क्या करें। लेकिन छोड़ने के बाद भी 1.5 से 2 साल तक उनको कम से कम एटलीस्ट वो डॉक्टर की केयर की जरूरत है, जो भी उनको प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से, और उसके बाद ही वो कुछ नया करने की सोचे। और ये जो सोशल सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वो तो लंबा प्रोग्राम है, ये आप सबको पता ही है। लेकिन छोड़ने के बाद पर्टिकुलरली 1 या 1.5 साल जब तक आप नहीं छोड़ते हैं, तब तक कुछ नया न करें तो ज्यादा बेटर है। सवाल आता है कि बिजनेस कब से शुरू करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, नई चीज कब से शुरू करें। तो ए भी यही कहता है और हम भी यही कहते हैं कि आप पहले तो हमें आके दिखाते रहें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दिखाते रहें, और फिर 1 1.5 साल बाद ही कुछ आप सोचे करने का। तो आफ्टर केयर या फॉलो अप जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं अब यहीं पर ही अपना जो टॉक है उसको खत्म करूंगा, और उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो मैंने आपको आज बताया वो ये बताया कि अल्कोहल एक केमिकल है जो कि आपके शरीर में जाके एक पर्टिकुलर असर करता है, डैमेज करता है बॉडी को, उसको आप नहीं रोक सकते, उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज, 10 से 20% लोग जो शराब लेंगे अडल्ट, उनको बीमारी अल्कोहलिज्म की होगी। बच्चे लेते हैं तो 30% लोगों बच्चों को ये बीमारी होने के चांस है। इसलिए बच्चों को बोले कि कभी भी एक्सपेरिमेंट से न करें। तीसरी चीज, अल्कोहलिज्म के लक्षण क्या है? पहला, शारीरिक एलर्जी की वजह से शारीरिक भूख या फिजिकल क्रेविंग, एक घूंट लेने के बाद अब वो रुक नहीं सकते, तो नियंत्रण खत्म है। दूसरा, मानसिक आकर्षण, छोड़ने के बाद हमेशा ये रहता है कि अब कब पिए कब पिए कब पिए, ध्यान केवल उधर रहता है। तीसरा, आध्यात्मिक शून्यता, कि हमने आज तक कोई हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाया। भले ही आप बियर पिए, चाहे गीजर पिए, चाहे विस्की पिए या रम पिए, सबका असर एक ही होने वाला है। सो बदलाव किस तरह की शराब को बदलना है वो नहीं है, आज के दिन पहले घूंट से कैसे दूर रहे जिससे एलर्जी आएगी। मानसिक आकर्षण को दूर करने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। उसके बाद अल्कोहल इटसेल्फ जो है 15 से 50 साल के बीच में मौत का सबसे बड़ा कारण है, और ये 60 बीमारियां करता है। ट्रीटमेंट के अंदर
मैंने आपको बताया डिटॉक्स और मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इनिशियली दी जाती हैं, उसको फिर धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। जिनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर काउंसलिंग, जो कि ग्रुप काउंसलिंग भी होती है, वन टू वन काउंसलिंग भी होती है, अल्कोहलिक की भी होती है, उनके फैमिलीज़ की भी होती है। ट्रीटमेंट का तीसरा पार्ट वेल स्टेप वर्क या सीबीटी, जो कि चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आफ्टर केयर, ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रोल ऑफ एए इन अल्कोहलिज्म है, 85 साल पुराना जो है ये कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इससे नए अल्कोहलिक को या पुराने अल्कोहलिक को एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप चलता रहता है। इनका 12 स्टेप प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसे करना चाहिए और इफेक्टिव प्रोग्राम है। मीटिंग्स में आते रहना चाहिए, कुछ लिटरेचर है जो पढ़ना चाहिए, जो भी अल्कोहलिक्स हैं उनसे आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए और इसको कुछ लंबे समय तक करते रहना चाहिए, जिसको हम आफ्टर केयर कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों से सबसे बात कर सकूं और मैं अपनी टॉक